Now we have been joined by senior शिवसेना एमएलए मिस्टर संजय शिरसाट। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि अब फिर से एक बार चर्चा शुरू हो चुकी है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। पिछली बार हमने देखा था कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेके चर्चा जब हुई थी तब आपका नाम सबसे अहम था, लेकिन वो हुआ नहीं। शिवसेना का कोई भी मंत्री नहीं बना, एनसीपी का बना। इस बार क्या आप होपफुल है कि आपका नंबर लगेगा? नहीं, ये तो नहीं मैं बता सकता। पॉलिटिक्स में कोई चीज गारंटी से नहीं बताई जाती। हो सकता है, लेकिन इतने होप्स तो रख सकते हैं। लेकिन अब एक्सपेंशन होने के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा देरी नहीं लगेगी। ओके। उसके लिए दो तीन जो कारण है कि अभी जो गार्डियन मिनिस्टर जिसको कहा जाता है, वो एक एक के पास दो दो तीन तीन जिले हैं, तो उनको काम करने में उनको भी दिक्कत आती है। मतदार संघ है, वहाँ और जिले हैं, वहाँ जाके देखना, तो वो इसलिए एक्सपांशन जल्दी होगा। आपने देखा होगा कि राज्य मंत्री भी अभी तक नहीं बने जी। तो उनका भी चयन होना जरूरी है, और वो मेरे ख्याल से जल्दी ही होगा। शिरसाट साहब, जब पिछला एनसीपी का स्वेरिंग इन हुआ, क्या आप हो या आप जैसे जो लीडर है जिन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ पहले दिन से खड़े रहे, आपने कभी कुछ सोचा नहीं? आप जब पहले दिन एकनाथ शिंदे मुंबई से रवाना हुए गुजरात के वक्त सूरत में गए, उस पहले दिन से आप उनके साथ थे। थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी आपको कि अरे यार हमारा नंबर नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, हम गए थे एक अलग मकसद से। हमें सत्ता की लालच ना थी, ना अभी आज भी है। जो रवैया उद्धव ठाकरे के गुट में हमें मिल रहा था, जो हमें उनकी हमारे तरफ देखने की जो दृष्टि थी, वो हमें सही नहीं लग रही थी, और कामकाज नहीं हो रहा था। सबसे पहले मतदार संघ में जो कामकाज करना चाहिए, या तो फंडिंग होना चाहिए, वो देख ही नहीं रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन के बाद दूसरी पार्टी आगे जाएगी और अपन डूब जाएंगे। और ये बार बार हमने उद्धव साहब से भी कहा था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। शायद वो उनका मूड कुछ और होगा, तो इसलिए हमने वो टाइम जो उठाव किया, तो वो उठाव करते वक्त हमने ये सोचा नहीं था हमारी आमदार की रहेगी या नहीं रहेगी, बाद में फिर क्या मिनिस्ट्री बनेगी नहीं बनेगी, कौन मिनिस्टर होगा, ये कोई दिमाग में बात ही नहीं थी। हमने सिर्फ यही सोचा था कि अभी इनसे अलग होना है। अपने को बीजेपी सेना का एक युति अलायंस जो 19 में हुआ है, वो फिर से अपने को दोहराना है, फिर से वही अलायंस में जाना है। इतनी ही सोच हमारी थी। आपको एक हाइपोथेटिकली सवाल पूछूंगा कि अगर आप मंत्री बनते हैं इस बार जो एक्सपेंशन होता है, आप औरंगाबाद से है, तो कौन सा ऐसा काम है जो आप पहले करना चाहेंगे आपके मतदार संघ के लिए, आपके औरंगाबाद के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए? देखिए, औरंगाबाद सिटी ये हिस्टोरिकल सिटी, ऐतिहासिक सिटी जिसको कहा जाता है। देश भर के पर्यटक वहां आते हैं, लेकिन वहां आने के बाद अजंता देख लिए, एलोरा देख लिए, शाम में क्या करेंगे? वहां के लोकल के लोगों का भाई यही दिक्कत है। मराठवाड़े के सब लोग आते हैं, वो ऊपर राजधानी कहा जाती है जी। तो क्या इंटरटेनमेंट के लिए क्या है? एक गार्डन, उसके सिवा को और कुछ नहीं। एक तो होटल में बैठो या तो गार्डन में जाओ। तो इसके लिए उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, जहां वहां की भी फैमिलीज, जो लोकल फैमिलीज है, उनके बच्चे है, वो है, या तो पर्यटक है, उनके लिए ऐसी जगह बनना चाहिए, ऐसा हब बनना चाहिए जिनमें जाके एक दिन पूरा आदमी रुक सके, एंजॉय कर सके। मतलब नाइट लाइफ हो, ऐसा तो बात नाइट कर रहे लाइफ हैं? वगैरह नहीं। अभी तुमको अगर अमेजोन पार्क वगैरह सब जो बनते हैं, बड़े बड़े जो बने हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता? थीम पार्क आप थीम बने। पार्क बना सकते हैं, अच्छा सा बड़ा सा गार्डन बहुत सारे बना सकते हैं। जगह है अपने पास, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए वो बनाने की वजह से अपनी इकोनॉमी भी आप दुरुस्त कर सकते हो, जी। ये बढ़ सकती है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और वहाँ के लोगों को एक राहत मिलेगी कि मैं मेरे फैमिली के साथ, आज छुट्टी है, संडे है, आज सवेरे से जाऊंगा तो शाम में आऊंगा। नाइट लाइफ वगैरह ये चीज हमारे वो एरिया में नहीं चलती। हमारे यहाँ सिर्फ ये एंटरटेनमेंट होना जरूरी। और उसके लिए ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज है कि वहाँ ये सब चीज बनने के बाद होटलिंग का व्यवसाय जो है तो बहुत बढ़ेगा। ये दो तीन चीज अगर अपन करेंगे तो ये वो सिटी की आज भी बहुत सारी ग्रोथ है। आशिया खंड में सबसे बड़ी बढ़ने वाली सिटी कहा जाता है उसको, औरंगाबाद को, तो वो और सब बढ़ जाएगी। और वो अगर डेवलप हुई तो आजू बाजू का एरिया भी डेवलप होगी। सर साहब, आपके ऊपर या फिर शिंदे गुट है उनके ऊपर एक आरोप ये लगाया जाता है कि जब आपने
उद्धव ठाकरे की साथ जब छोड़ी या महाविकास आघाड़ी से आप बाहर आए, तब आपने कहा कि उद्धव ठाकरे तो एक कारण है ही, या जो जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है। लेकिन दूसरा कारण आपने बताया था कि एनसीपी है, कि अजित पवार जो है वो आपको यानी एमएलएस को जो है फंड नहीं देते हैं, वो उनसे मिलते हैं लेकिन फंड आश्वासित करते हैं, लेकिन हमें फंड नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाते। लेकिन जब अभी अजित पवार ही आपके गुट में आ गए हैं, अजित पवार फिर से एक बार फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं, तब आपके ऊपर आप जैसे एमएलए के ऊपर ये सवाल उठा है कि अब आप शांत क्यों, और अब आप हाँ में हाँ कैसे मिला रहे हैं उनके? देखिए, मैं पहले ही बोला हूं कि उद्धव ठाकरे साहब को एक तो प्रशासन क्या चीज है ये पता नहीं था। ये प्रैक्टिकल है और उनकी कोई गलती भी नहीं हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो ग्रास्पिंग पावर यूज करके जो देखना चाहिए था वो उन्होंने देखा नहीं। उसका बेनिफिट किसने लिया? अजित पवार साहब ने। अच्छा। आज भी हमारे अलायंस में है तो भी मैं ये बोल रहा हूँ उसका बेनिफिट जो अजित दादा ने लिया। तो फिर फंड नहीं दिए। अगर हमको अगर फंड हम मांगने जाते थे, वो बोलते थे भाई आपके नेता से बात करो, मतलब उद्धव साहब से बात उद्धव साहब से बात करो। वो अगर मेरे को आदेश देते, वो तो सीएम है, वो देंगे तो हम भी तुमको देंगे। लेकिन उद्धव साहब एक तो मिलते नहीं थे, और फंडिंग ये क्या चीज होती है, या तो कहाँ यूज होता है, कैसा रास्ते बनाए जाते हैं, देहातों के रास्ते कैसे बनाए जाते हैं, ये सब चीजों का उनको इतना शायद मालूमत नहीं थी। इसलिए वो ठीक है लेते थे, बाजू में रख देते थे। अच्छा। हमने अगर बोले कि भाई हमारे मतदार संघ में ये पैसे चाहिए तो रख देते थे। इसके वजह से उसका बेनिफिट अजित दादा ने जरूर लिया है उनकी पार्टी बढ़ाने के लिए, और मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति है, आज हमारे साथ में, आज तुम देखेंगे एक नाथ शिंदे साहब है, 24/7 वो अवेलेबल है। दूसरे देवेंद्र फडणवीस साहब जो सीएम भी रह चुके और फाइनेंस भी संभालते, वो है। तो ये सब लोगों का अब आपसी मेलजोल जो है तो अच्छा है, एक में से संवाद ज्यादा है, तो अभी कभी भी तुमको दिक्कत नहीं आएगी। अगर अजित दादा ने भी चाहा कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा देने का, तो उनके लिए वॉच है। अगर हमने भी चाहा कि हमको ज्यादा लेने का है, तो अजित दादा का भी वॉच है। तो ये समान सबको निधि मिलेगा। अब देखिए, हर आमदारों के, विधायकों के मतदार संघ में इतना निधि दिया है, अब काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवसार साहब, एक सवाल मुझे ये भी आपसे पूछना था कि जब आपकी और बीजेपी की अलायंस थी, जब शिंदे गुट पूरा उठ के बीजेपी के साथ चला गया, आपको पार्टी का सिंबल मिल गया, आपको पार्टी का नाम मिल गया, और एक जिसे हम कहते हैं ना कि आइडेंटिटी आपको एक वापस मिल गई, आपके गुट को या फिर पार्टी को ही। लेकिन उसके बाद एनसीपी आपके इस अलायंस में आना, या फिर एनसीपी का एक गुट आपके अलायंस में आना, आपको क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई? क्या आपको कहीं डर था कि शिवसेना और बीजेपी का जो ये अलायंस है या ये सरकार है, ये कहीं ना कहीं अस्थिर है, या फिर कुछ ऐसा डर था कि शायद से हम में से भी लोग भी टूट सकते हैं, इसलिए एनसीपी को साथ लेके और उस गठबंधन को मजबूत किया है? नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स में 10 साल आगे का सोचा जाता है। शिवसेना बीजेपी के आमदार फूटने का कोई सवाल ही नहीं था, मेजोरिटी थी। लेकिन अभी साल भर के बाद इलेक्शंस आएंगे, फिर वो गठजोड़ करो, गठबंधन करो, फिर कहीं तोड़ फोड़ करो। ये करने से अब बचने के लिए एक मजबूती से सरकार कैसे आ सकती है? आज आप किसी को पूछ लो आने वाली सरकार किसकी, बोलता शिवसेना बीजेपी और एनसीपी उनके साथ में सरकार बनेगी। क्यों? ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो आम पब्लिक भी वो कॉन्फिडेंस के तहत आपको भी वोट करती है। तो कल जो होने वाली जो घटनाएं थी, उसको सबको ब्रेक लग गया। अभी सबको पता चल गया कि नहीं, ये अलायंस मजबूत रहेगी और इनकी सत्ता आएगी। लेकिन महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कॉरिडोर की हम बात करें, जहाँ पे बहुत सी चर्चाएं होती है, जैसे विधानसभा की लॉबी है, वहां पे भी ऐसी चर्चाएं होती है, आप भी उन चर्चाओं के में शामिल होते हो, ऑफ रिकॉर्ड रहती है, लेकिन वहां से जो बातें सामने आ रही है वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि शिंदे सरकार या फिर शिंदे का फेस लेके अगर वो लोकसभा कंटेस्ट करते हैं तो उतनी सीटें नहीं आ सकती, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं अभी भी एक जिसे हम कहते हैं कि एक सिंपैथी वेव जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। नहीं, सिंपैथी वेव नहीं है। देखिए, सिंपैथी वेव कब रहती है? जब अभी भी हम बार बार मैं बोलते रहता हूँ कि भाई तुम 2.5 साल थे ना, सत्ता में थे ना, तो 2.5 साल में के 4 काम जो अच्छे किए हैं वो लोगों को सामने लाओ ना। आज किए नहीं है तो सिंपैथी कहाँ से मिलेगी? अरे अच्छा काम कर रहा था। अभी एक नाथ शिंदे साहब आप देखेंगे आम लोगों में जाके मिलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, अरे हमारा आदमी हमारे मिल रहा है और काम भी कर रहा है।
सिर्फ मिल ही नहीं रहे, या तो हार ही ले रहे भाई, फूला बरसा रहे उनके ऊपर, खत्म हो लोग गया। संतुष्ट है आपका कहना? लोग संतुष्ट रहते ना, तो वैसे उन्होंने कुछ काम किए नहीं, तो इसलिए सिंपति ये भाग रहा नहीं है अभी। तो आपका कहना है कि अभी सिंपैथी है नहीं? सिंपति कहाँ से रहेगी? हम्म। 4 लोगों के काम, या तो 4 निर्णय ऐसे जो बताया जाए कि भाई ये 4 निर्णय मैंने लिया था, इसलिए लोगों का भला हुआ है। लोग तो ऐसे है ना कि पॉलिटिक्स में एक दिन की भी सत्ता मिली तो अपन परिवर्तन कर सकते, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम तो 2.5 साल में कुछ कर नहीं पाए, तो सिंपति कहाँ से मिलेगी? सिंपति मिलने वाली नहीं है। ठीक है। और राष्ट्रवादी लाने का वजह सिर्फ इतनी है कि एक मजबूती, बाकी कुछ ही नहीं। लेकिन मैं वही पढ़ रहा हूँ कि वो मजबूती क्या इस तरह है कि राष्ट्रवादी आने के बाद वेस्टर्न महाराष्ट्र, जहाँ पे राष्ट्रवादी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, गढ़ है। अजित दादा जैसा एक स्ट्रॉन्ग नेता हो, जैसे जो नेता भी अजित दादा के साथ है वो भी ऐसे कि वो अपने बलबूते पे हमेशा चुन के आए हैं, फिर वो दिलीप वलसे पाटिल हो या फिर तटकरे परिवार हो, ये सब अपने बलबूते पे आए। तो कहीं ना कहीं भाजपा या आपके अलायंस का यही सोचना था कि अगर हम वेस्टर्न महाराष्ट्र में कम पड़ जाते तो अजित पवार या एनसीपी का ये फैक्शन हमें वहां पे मजबूती दे सकता है अरे लोकसभा में। भाई पॉलिटिक्स में प्लस बाजू देखना ही पड़ती ना। अब देखो छोटे पक्ष है, फॉर एग्जाम्पल बच्चू कडू है, अपक्ष है, निर्दलीय है, कुछ तो ताकत होगी उसकी। तो ये पॉलिटिक्स में प्लस बाजू पकड़े जाती है। पश्चिम महाराष्ट्र जो ऐसा क्षेत्र है जहां से राष्ट्रवादी बड़े पैमाने पे आती है, ये हर कोई मान्य करता है। तो उनकी ताकत का अगर बेनिफिट मिलता है, भले लोकसभा को भी और विधानसभा को भी, तो जो सीटें 2000, 5000, 10,000 से गिर जाती है तो उनको वो संभाल लेते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आदमी का। अगर हमारे यहाँ हमारे मतदार संघ में, सब जो मराठवाड़े में 1-2 सीट ऐसी रहती राष्ट्रवादी की, आप जालना जिला देखो 1 सीट है उनकी, औरंगाबाद मतदार संघ देखो एक ही उनकी सीट ही नहीं है वहाँ जी। तो ऐसे जगह पे अगर उनका एक आधा खड़ा रहा तो उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, और पश्चिम महाराष्ट्र में हमारा कोई रहे तो बढ़ सकती है। तो ये प्लस बाजू का जो समीकरण होता है, ये पॉलिटिक्स में करना बहुत जरूरी होता है, और वही तरीके से ये अलायंस हुआ है। अब कुछ बात करते हैं ये एक्सपांशन को लेके। जैसे पिछला एक्सपांशन हुआ था, 9 मंत्री एनसीपी के उसमें इंडक हुए थे। कहीं ना कहीं आपके गुट में एक असंतोष था कि हमारी सीटें हो या वो कम हो गई है, ऐसा एक छोटा सा असंतोष था कि हमारी सीटें जो शायद से ये नहीं आते तो 9 आपके मंत्री बन सकते, तो वो कम हो गई है। क्या ये असंतोष अब थम गया है या आप अभी भी मांग करते कि आपके लोग भी होने चाहिए? पॉलिटिक्स में किसी को साथ में लेना है तो किसी को कुछ देना ही। अब राष्ट्रवादी आपके साथ क्यों आएगी? अगर वो सत्ते में सहभागी नहीं है तो फिर वो बैठेगी क्यों आपके साथ जी? तो कुछ तो हिस्सा हमारा कम होता है, और उसका थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, दुख है, थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन फ्यूचर में, अब मैंने वो दुख अगर पकड़ के रखा है तो फिर मैं चल नहीं पाऊंगा। लेकिन फ्यूचर में अगर मैं ये सोचूं कि मेरे मतदार संघ में समझो राष्ट्रवादी के 10,000 वोट है, भले ही 5,000 मुझे मिले, लेकिन 5,000 तो प्लस हो चुका ना जी। तो ये मेरे को बेनिफिट भी है। जैसे सत्ता का केंद्र, जो खुर्ची जिसको आप कहते हैं, तो वो खुर्ची गई, इससे ज्यादा अपने को बेनिफिट क्या मिला? तो कल का मेरा चुन के आने का एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कुछ चीज देना पड़ता है तो कोई चीज आपको मिलती है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि कुछ देना पड़ता है इसलिए आपको कुछ मिलता है। पिछली बार बातें सामने ये बहुत आ रही थी कि बहुत से मंत्री है जिनको लेके आपके हाईकमांड हो, मतलब आपके नेता हो या फिर बीजेपी की हाईकमांड हो, वो नाराज है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या फिर उन्हें कहा गया कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो सुधारिए। वही आपके ही कुछ गुट के नेता है, उनका ये कहना था कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो 2014 से लेके अब तक अलग अलग पोजीशन उन्होंने संभाली, फिर कहीं पे महामंडल पे गए हो, कहीं राज्य मंत्री हुए हो, अगली पिछली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हो, ऐसे कंटिन्यूसली उन्होंने नहीं कहे तो भी 7 साल सत्ता में वो रहे हैं। अब उन्हें चांस जो है वो दूसरों को देना चाहिए। क्या आप भी इससे सहमत है कि अब दूसरों को चांस आपकी पार्टी में से मिलना चाहिए? नहीं, ये तो थिंकिंग सबकी है, मैं इसको छुपाऊंगा नहीं। ये बात सही है कि कुछ लोगों को, आमदारों को भी ये लगता है कि देखो अभी तुम चेंजेस नहीं करेंगे। आप देखो केंद्र में सत्ता का जब एक्सपेंशन होता है तो बहुत सारे मंत्रियों को ड्रॉप किया जाता है और नए मंत्री लिए जाते हैं, नए चेहरे लिए जाते हैं। तो वो जो प्रथा है वो हर जगह पे होना चाहिए। कल अगर मैं भी मंत्री रहता था तो मैं भी यही बोलूंगा कि ये सर्कल जो है तो चलते रहना चाहिए। नए को संधि दिए कि उसकी कैपेसिटी कुछ और हो सकती है, वो कुछ और अच्छा काम कर सकता है,
तो ये इसका ये सोचना ये ऊपर वालों का काम है। मेरे ख्याल से इसके बारे में शिंदे साहब भी है, देवेंद्र फडणवीस साहब भी, वो भी सोचते हैं। मेरे ख्याल से वो तरीके से वो निर्णय भी लेंगे, ऐसा हमको भी होप लगती है। और ये चेंजेस होना ये लाजमी है। मतलब आपका ये कहना है कि हर किसी को जो है वो सत्ता में काम करने का एक मौका मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अगर तुमको मौका ही नहीं मिला, किसी किसी बहुत सीनियर है, काम कर रहा है, उसको चांस नहीं मिल रहा है, या तो भले जूनियर हो लेकिन काम करने की उम्मीद है, उसको अगर अपन चांस देते हैं तो वो बेहतर तरीके से काम करेगा, जिससे पार्टी ही बढ़ेगी। पिछला मंत्री काम करता नहीं था ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दूसरा आने वाला भी कर सकता है, ये अपने को उसके ऊपर होप रहना चाहिए। शिरसाट साहब, आखिरी सवाल और सीधा पूछूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप उसका सीधा आंसर दें क्योंकि आप उसके लिए जाने जाते हैं, आप कभी अलग अलग आंसर नहीं देते। कितने होपफुल है आप इस बार कि आपको मंत्री पद मिले, और मंत्री पद मिलने के बाद पहला काम क्या करेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में होपफुल होना जरूरी होता है। अगर तुम्हारे पास ख्वाब नहीं है या तो आप ख्वाब नहीं देखते, तो इसका मतलब है कि आप पॉलिटिक्स के लायक नहीं हो। तो ख्वाब तो मैं देखता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं, और वो देखना भी चाहिए। लेकिन मेरे मेरे हद तक अगर बात करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये चांस होता है ना, ये कुछ दिनों का लेबल होता है मिनिस्टर, ये कुछ दिन का लेबल रहता है, कुछ साल का लेबल होता है। तो ये लेबल जो है तो लोगों के जहन में रहे कि ये खाते का ये मिनिस्टर था तो इसने ये काम किया है, ना कि बदनाम हुआ है। तो ऐसा कुछ करके जाओ जो लोगों के दिमाग में रहे। क्योंकि अगर मैं सही हूं, अगर ये एक्सपांशन जो है वो आखिरी एक्सपांशन होगा, इसके बाद जो होगा वो डायरेक्टली चुनाव होगा, तो आप इसको एक आखिरी मौका देखते हैं कि आखिरी, जैसे कहते हैं कि क्रिकेट में डेथ ओवर में जो है वो जो सिक्स मारता है वही याद रहता है। ये लास्ट ये जो 5 साल का टेन्योर है उसका लास्ट चांस है। ये हुआ तो हुआ, नहीं तो अब इसके बाद तो एक्सपेंशन होना ही नहीं, डायरेक्ट अभी इलेक्शन को अपन फाइट करना पड़ेगा। तो आई विल होप कि अभी जल्दी एक्सपेंशन होगा और उसमें शायद संधि मिल भी सकती है। So that's what we heard from Mr. Sanjay Sirsat, who was telling us about what exactly is the political scenario right now. And he also didn't shy away from saying that yes, he is hopeful that this time he will get the cabinet berth, and he won that cabinet berth because he wants to do many things for people of Maharashtra, for his particular constituency, because he shared his plan that what exactly he wants to do for his constituency Aurangabad, about the theme park, about starting a new projects there in that particular constituency, so that the people can come there, even the international tourists can come at Aurangabad and they can see that how well the Aurangabad and Maharashtra has been developed.